नमस्कार देवी और सज्जनों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है लाइव टाइम्स टीवी पे। मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप लोगों के बीच में हिमाचल की बात लेकर हम हाजिर हैं। हिमाचल की बात हमारा मॉर्निंग बुलेटिन, जिसमें हिमाचल प्रदेश में चल रही तमाम बड़ी गतिविधियों के बारे में आपको बताते हैं, आप लोगों को जानकारी देते हैं हिमाचल प्रदेश में क्या चल रहा है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर वो आपके जीवन में किस तरह से प्रभाव डाल सकता है। तो हिमाचल की बात लेकर हम आप लोगों के बीच में आ चुके हैं और इस समय पर आप लोगों के बीच में ये जो हमारे हिमाचल की बात बुलेटिन है, इसमें हम आप लोगों को हिमाचल प्रदेश में चल रही तमाम बड़ी गतिविधियों के बारे में बताएंगे और प्रयास करेंगे कि जितना जल्दी हो सके आप लोगों के कम से कम समय में, सुबह के समय में अपनी चाय या कॉफी के साथ आप लोगों को सारी हिमाचल प्रदेश में चल रही तमाम गतिविधियों की जानकारी भी मिल जाए और आपका समय भी बचे, जानकारी भी यहां पर मिल जाए। इसके लिए आप लोगों का थोड़ा सा सहयोग की आवश्यकता अवश्य रहेगी। आप लोग स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें तो वो बहुत बढ़िया रहेगा और बड़े ग्रुप्स में शेयर कीजिए और उसी के साथ लाइक का बटन लगातार दबाते रहे। इसी के साथ साथ आप लोग कमेंट के माध्यम से अपने विचार भी अवश्य व्यक्त करें। और सबसे पहली खबर, बहुत बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव परिणाम है उनको, एक सूबे के चुनाव परिणामों को यहां पर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। यानी कि जो चुनाव परिणाम आते हैं, जैसे कि आप सभी लोगों को जानकारी है किस तरह से चुनाव परिणाम निकाले जाते हैं, बनते हैं। तो चुनाव परिणाम जो हमारे बीच में कैसे बनते हैं वो फिर भी अगर बताना हो तो जैसे वोट पड़ते हैं और जिसको ज्यादा वोट पड़ते हैं वो यहां पर हमारा विधायक या एमपी बन के आगे को जाता है। लेकिन यहां पर चुनाव के बैलेट जो क्षमा चाहेंगे, जो पोस्टल बैलेट है उसको गिनने में अनियमितताओं का यहां पर आरोप लगाया गया है और यह बिलासपुर सदर की बात यहां पर हो रही है। तो पूरी डिटेल आपको देते हैं, आप स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए और उसके साथ साथ अपने कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त कीजिए, क्योंकि जनतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता होती है, आप लोग होते हैं, आप जैसे लोग होते हैं। तो अपनी बात को यहां पर अवश्य रखें। ये आरोप हमारे बीच में बिलासपुर सदर के भाजपा प्रत्याशी और मौजूदा विधायक त्रिलोक जम्वाल के यहां पर जो उनके चुनाव हुआ है उसके अगेंस्ट लगाया गया है कि भाई उनका चुनाव जो है वो गलत तरीके से हुआ। इसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और कांग्रेस नेता बंबर ठाकुर ने यह चुनौती दी है। उन्होंने चुनाव में याचिका के माध्यम से मतगणना में अनियमितताएं बरतने का आरोप यहां पर लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि जो यहां पर त्रिलोक जम्वाल चुनाव आयोग और चुनाव अधिकारी और चुनाव पर्यवेक्षक जो है उनको प्रतिवादी भी बनाया है और उन्होंने यहां पर आरोप लगाया कि पोस्टल बैलेट की मतगणना के दौरान अनियमितताएं बरती गई है। ये बता दें आपको, इससे पहले भी ये हुआ है, इससे पहले भी 3 याचिकाएं अब यहां पर दर्ज हो चुकी है। और आप लोग स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन लगातार दबाते रहे और स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए। लगातार मैं ये आपसे आग्रह करता रहता हूं क्योंकि महत्वपूर्ण खबरें आप लोगों तक पहुंचे नहीं समय के तो क्या फायदा है। अभी हमारे बीच में केवल 16 रिएक्शन यहां पर हुए हैं और मैं चाहता हूं कि जब तक हम ये अपने पहली 3-4 खबरें करें, हम 300 के रिएक्शन के आसपास हों, तो लाइक का बटन लगातार दबाते रहे और कुछ नहीं कर सकते तो लाइक का बटन लगातार दबाते रहे। तो आपको जैसे मैंने बताया कि यहां पर त्रिलोक जम्वाल जी के खिलाफ ये जो उनके चुनाव के खिलाफ ये याचिका दर्ज की गई है और ये अकेली याचिका नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की हमारे बीच में 2 याचिकाएं आ चुकी है। इससे पहले हमारे बीच में जो चुनाव याचिका की बात करें तो नैना देवी के विधायक रामलाल, क्षमा चाहेंगे, नैना देवी के पूर्व विधायक और जो रामलाल ठाकुर जी ने रणधीर शर्मा के चुनाव को चुनौती यहां पर दी थी। उनके खिलाफ भी ये है कि भाई उनके वहां पर भी बैलेट, जो पोस्टल बैलेट है उसको गिनने में अनियमितताएं बरती गई हैं। और उसी के साथ साथ मंडी जिले के बल विधानसभा क्षेत्र से विजय रही भाजपा नेता इंद्र सिंह के चुनाव को पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने भी यहां पर चुनौती दी है। तो एक बल हो गया, एक हमारे बीच में यहां पर एक बल हो चुका है, एक नैना देवी हो चुका है और अब तीसरा जो है बंबर ठाकुर जी, जो यहां पर अपनी आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं। हाईकोर्ट में उन्होंने भी यहां पर अपील की है। तो सभी जगह पे अपनी अपनी अपील यहां पर सभी ने कर दी है और अब हाईकोर्ट के पास ये संज्ञान होगा। अगर हाईकोर्ट इसमें सच में अनियमितताएं पाता है तो उसके बाद जो चुनाव है वो निरस्त कर दिया जाता है, यानी कि वो चुनाव को कैंसिल कर दिया जाता है। फिर आपके मिड टर्म इलेक्शन वहां पर होते हैं, बाई इलेक्शन यहां पर होंगे, जिसमें यहां पर यह किया जाता है कि भाई आपको दोबारा से चुनाव लड़ने पड़ेगा, दोबारा से चुनाव होगा। बहरहाल अब ये कब होता है, क्या होता है, इसका क्या निर्णय आता है वो तो खैर समय ही बताएगा। आप सभी ये बताइए कि भाई अगर आपके अनुसार क्या इस तरह की इतने बड़े स्टेज पे क्या अनियमितताएं हो सकती हैं। देखिए, प्रधान के इलेक्शन में तो एक एक वोट की बहुत कीमत होती है और यहां पर भी एक एक वोट बहुत कीमती होता है, जो कोई भी किसी भी चुनाव में। तो आपके अनुसार यहां पर क्या ऐसा हो सकता है? आप लोग इस स्ट्रीम को जहां पर भी देख रहे हैं प्लीज इसे शेयर अवश्य कीजिए, लाइक का बटन अवश्य दबाएं और कमेंट के माध्यम से, अगर शेयर कर रहे हैं तो बड़े बड़े ग्रुप्स में, 3-4 बड़े ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन लगातार दबाते रहे। अपने कमेंट्स के माध्यम से अपने विचार भी अवश्य रखें। उसी के साथ नई सरकार भी अभी पुराने रिवाजों पे चलेगी। पुराने रिवाजों पे चलने का मतलब यह है कि हिमाचल प्रदेश सरकार यहां पर कर्ज लेने के पूरे मोड में आ चुकी है। क्योंकि हुआ क्या है कि यहां पर जो कर्मचारी और पेंशनरों को 11,000 करोड़ की देनदारी अभी बाकी है,
75,000 करोड़ का कर्ज जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर छोड़ के गई है। और उसी के साथ साथ आपको बता दें कि यहां पर जल्द ही करीब करीब 1500 करोड़ का यहां पर कर्ज के लिए आवेदन किया जा सकता है। ये सकता है बात यहां पर हो रही है, श्योर नहीं है, लेना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इस समय पर जैसे कि हमने बताया 75,000 करोड़ का कर्ज ऑलरेडी हमारे ऊपर है, उसे भी चुकाना है, सब कुछ ही करना है। आपको बता दें कि यहां पर जो विधानसभा सत्र हुआ था उसमें कर्ज की सीमा बढ़ाने के लिए संशोधन लाया था और वो पास भी हो गया था, आप लोगों को ये जानकारी है ही। और उसी में बता दें कि उन्होंने ये जो हमारे मुख्यमंत्री वो भी कहते हैं कि पिछली सरकार ने 75,000 करोड़ का कर्ज यहां पर छोड़ा था और कर्मचारी और पेंशनरों को 11,000 करोड़ रुपए की वित्तीय देनदारी इस समय पर बाकी है और वो देनी पड़ेगी और उसके पास कर्जा लेने के अलावा सरकार के पास कोई और विकल्प नहीं है। मुख्यमंत्री सुक्खू जी ने ये पहले भी स्पष्ट किया था। कैग जो है, जो हमारे बीच में एक रिपोर्ट आती है, कैग की रिपोर्ट में बार बार कर्ज लेने के बारे में पहले ही हमें आगाह कर दिया जा चुका है। उन्होंने कहा था कि मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार को वर्ष 2025-26 में ऋण और ब्याज चुकाने पर ही 6,416 करोड़ रुपए व्यय करने होंगे, जो सुखद स्थिति नहीं है। यानी कि अगर हम अभी लगातार ये कर्ज लेते रहते हैं, जो कि हम लेते रहते हैं, तो ये समझ जाइए कि 2025-26 में ऋण और बकाया चुकाने के लिए, यानी कि जो हमने ऋण लिया है, मान लिया 100 रुपए लिया वो, और उसके ऊपर जो बकाया, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको चुकाने के लिए हमें हर साल हर बार यहां पे 6,416 करोड़ रुपए 6,416 करोड़ रुपए व्यय करने होंगे, देने होंगे। वो अच्छी बात नहीं है। और उसके साथ साथ ही जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है हमारे बीच में, पब्लिक अंडरटेकिंग्स है, वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स है, उसमें भी 4,078 करोड़ तक उस पर घाटा जो हुआ है, उस पर भी कैग ने यहां पर चिंता जताई है। तो प्रदेश के लिए स्थिति सुखद होगी नहीं होगी पता नहीं, अभी सुक्खू सरकार क्या करती है, लेकिन उम्मीद यही है कि नई सरकार आई है, अपने वादों को भी पूरा कर रही है। लेकिन जो हमारे बीच में ये सस्टेनेबल कैसे बनेगी गवर्नमेंट, या फिर अभी की गवर्नमेंट या अगली गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट आई, हिमाचल प्रदेश कैसे सस्टेनेबल बनेगा, यह बड़ा प्रश्न है। आप इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए। और हिमाचल प्रदेश में चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे पूर्व में भाजपा की हो, चाहे उससे पूर्व कांग्रेस की हो, लगातार कर्ज लेते रहते हैं और हमारे पास किसी तरह से आय की वृद्धि के साधन है भी नहीं। तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से प्लीज बताइए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स बहुत जरूरी है। आउटसोर्सेज पे डिंपल जी बात करते हैं, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, उसके बाद यहां पर आगे को बढ़ेंगे। आप कमेंट के माध्यम से बताइए और उसी के साथ स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, 4-5 बड़े ग्रुप से शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक पहुंच जाए। और कुछ नहीं कर सकते तो लाइक का बटन तो अवश्य दबाएं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे पहले भी जनवरी, फरवरी और मार्च में भी लोगों की, जो हमारे कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए भी यहां पर कर्ज लेने की बात हो रही थी। 1,000 करोड़ रुपए हर बारी जो यहां पर कर्ज लेने की बात हो रही थी, हर महीने में 3 महीनों में लगातार 1,000 करोड़। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। बहरहाल इसी के साथ कांगड़ा, जिनको यहां पर लगातार ये कहा गया था कि भाई कांगड़ा के लिए कह रहे थे कि केवल एक ही मंत्री मिला, उनको कैबिनेट रैंक एटलीस्ट यहां पर फिर से मिल चुका है। यहां पर कांगड़ा के रघुवीर बाली और विशाल चंबियाल को बोर्ड निगमों में ताजपोशी यहां पर की गई है। आप लोगों को बता दें, नगरोटा बगवा के कांग्रेस विधायक है, जीएस बाली के पुत्र हैं और इनको हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया है। और हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के जो डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसका भी चेयरमैन यहां पर बनाया गया है। इसके साथ साथ ही कांगड़ा के विशाल चंबियाल को औद्योगिक विकास निगम का यहां पर उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो यहां पर जो ताजपोशी एक तरह से करने का यहां पर प्रयास किया गया है, उसको समझिए। यहां पर जो रघुवीर सिंह बाली है, उनको यहां पर एक बार फिर से सुन लीजिए, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष और इसी के साथ साथ पर्यटन विकास निगम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन बनाया गया है। और कांगड़ा के विशाल चंबियाल को औद्योगिक विकास निगम का उपाध्यक्ष बनाया गया है। और उसी के साथ साथ यहां पर रघुवीर बाली को कैबिनेट रैंक का दर्जा दिया गया है। पूर्व मंत्री जीएस बाली जी के, स्वर्गीय जीएस बाली जी के वो पुत्र है और मंत्री पद की दौड़ में भी शामिल बताए जा रहे थे। लेकिन पहली बारी के विधायक है तो शायद वहां पर उनके साथ वैसी दाल नहीं गली जैसी दाल गलनी चाहिए थी, और इसलिए वो इस समय पर रघुवीर बाली जो है वो उनको बोर्ड का यहां पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उसी के साथ साथ हमारे बीच में जो बाकी जो चेयरमैन यहां पर मिली है। आप इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन लगातार दबाते रहे। यहां पर जो सुबह जागते हैं उनको तो करना ही चाहिए भाई साहब, लेकिन फिर भी चलिए आप नहीं कर रहे, उसके लिए तब जबरदस्ती तो मैं कैसे ही करवाऊं। लाइक का बटन दबा के यहां पर 100 से पार पहुंचाइए। उसी के साथ आपको अगली बात बताए तो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जो संसदीय क्षेत्र से आने वाले अनुराग ठाकुर जी ने यहां पर 2 टुक कहा है कि सीमेंट विवाद सुलझाने के लिए सरकार को जल्दी से जल्दी यहां पर उद्योग मंत्री और मुख्यमंत्री को एक जल्द बैठक बुलानी चाहिए और समस्या का समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सीमेंट फैक्ट्रियां जो बंद हुई हैं उसकी वजह से हमारे बीच में जो उससे जुड़े परिवार है उनको भारी नुकसान हो रहा है, सरकार को नुकसान हो रहा है और हजारों ट्रक ऑपरेटर के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार को चाहिए कि रोजगार के अवसर बंद ना हो, लेकिन यहां पर उल्टा ही हो रहा है। उन्होंने यह भी यहां पर बताया कि विपक्ष जो
जितना जल्दी ये हो सके उतना ज्यादा बेहतर सब लोगों के लिए रहेगा। हालांकि इससे आपको आप पहले ही बता दें कि हमारे बीच में लगातार इनकी जो बातचीत हो रही है, जो यहां पर जितनी भी बैठकें हुई हैं, पिछले कल भी जो बैठक हुई वो बेनतीजा यहां पर रही, कोई उसका रिजल्ट नहीं निकला, कोई समन्वय नहीं बन रहा है ट्रक ऑपरेटर्स और कंपनी के बीच में। इस वजह से ये जो हमारे बीच में ये मुसीबत है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है और इसी मुसीबत को देखते हुए इस समय पर हमारे बीच में काफी ज्यादा लोगों का भविष्य वर्तमान यहां पर अधर में लटका हुआ है। बहरहाल इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक नीति अब थोड़ी सी सरकार बदलेगी, हरित राज्य बनाकर विद्युत जो हमारे बीच में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है उनको यहां पर फैक्ट्रीज को दिया जाएगा। यहां पर उन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री जी ने ये यहां पर कहा है कि बढ़ावा देने के लिए आवश्यक बदलाव यहां पर तो किए जाने हैं और उसे किया भी जाएगा और उसके लिए यहां पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जाएगा। उसी के साथ साथ यहां पर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार किसानों को बेहतर कीमत पर गाय और भैंस का दूध खरीद कर डेयरी आधारित उद्योगों को बढ़ावा यहां पर देगी। तो यहां पर अब देखना है कि अब ये कहा गया है, अब ये कब तक होता है, कैसे होता है, वो भी यहां पर अभी देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आप सभी लोग जो यहां पर जुड़े हुए हैं स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लगातार ये कह रहा हूं मैं, और उसी के साथ लाइक का बटन लगातार दबाएं और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। हम यहां पर पहुंच चुके हैं धर्मपुर में, धर्मपुर मंडी गए थे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मुख्यमंत्री जी, वहां पर उनके साथ पूर्व मंत्री हमारे बीच में और अनडिफीटेड, हमेशा अनडिफीटेड रहे महेंद्र सिंह ठाकुर महेंद्र सिंह मिले। उन्होंने उन्हें गले भी लगाया और उनसे एक आग्रह किया कि जो आपने यहां पर हमारे पास दर्जन के हिसाब से हमारे कार्यालय डिनोटिफाई किए हैं उनको वापस लेकर बहाल कर दिया जाए, डिनोटिफिकेशन वापस ली जाए और बहाल किए जाए। उन्होंने यहां पर उनसे यह आग्रह किया और उस पर यहां पर आप लोगों को बता दें कि यहां पर सुक्खू जी ने कहा है कि आम लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए जो जो जरूरी होगा वो हम सब करेंगे। उन्होंने यहां पर उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार ने 101 करोड़ रुपए की धनराशि से मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष स्थापित किया है और जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा प्रदान की जा सके, इसलिए यह किया गया है। और उसी के साथ उन्होंने कहा है कि जो जो यहां पर मांग थी, जैसे कर्मचारियों की ऑफिस की मांग, वो पहली बैठक में यहां पर कैबिनेट बैठक में हो गया है और इस निर्णय से अभी तक 1,36,000 से अधिक एनपीएस कर्मचारी लाभान्वित यहां पर होंगे। चलिए जी आगे यहां पर बढ़ते हैं। आप सभी लोग जो यहां पर जुड़े हुए हैं स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन अवश्य दबाएं और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य रखें। हिमाचल प्रदेश में वक्फ बोर्ड के जो प्रदेश जो स्टेट ऑफिसर है उनको यहां पर रिश्वत लेते पकड़ा गया है और आप लोगों को यह भी बता दें ये क्या हुआ है। डीसी ऑफिस शिमला में यहां पर विजिलेंस ने रेड की। इस दौरान विजिलेंस ने शिमला वक्फ बोर्ड में स्टेट ऑफिसर सादिक मोहम्मद को रिश्वत लेते हुए पकड़ा। ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी रिन्यू करने के लिए 1 लाख रुपए की रिश्वत ले रहे थे और पीड़ित लोगों ने इनकी शिकायत विजिलेंस से की थी। और इसके बाद कहा जा रहा है कि भाई छोटी से छोटी चीजों के लिए ये करते हैं कि भाई कुछ छोटा सा भी करना हो उसके लिए भी ये पैसे की मांग करते थे। किस किस से पैसे लिए उसकी अभी जांच यहां पर जारी है और लगातार उनके घर से जो है जो शिकायतकर्ता से 1 लाख रुपए की उन्होंने रिश्वत मांगी थी। निवास स्थान पे भी उनके दबिश दी गई और वहां पर उनको अलग अलग चीजें जो मिली है उसके बाद में यहां पर विजिलेंस टीम अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है। उसी के साथ साथ जो भी वहां पर जो आरोपी के करीबी दोस्त और उनके घर से जरूरी कागजात और कुछ अन्य सामान भी उठाकर ले गए थे और इसी के साथ दोस्त के घर पे भी यहां पर दबिश यहां पर दी गई है जो हमारे बीच में विजिलेंस उनके द्वारा। चलिए इसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन यहां पर चक्का जाम कर सकती है। आप ये सुन लीजिए क्योंकि आप लोगों को आने जाने में मुसीबत हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हुआ है वो सुन लीजिए। 15 फरवरी तक उन्होंने यहां पर इंतजार करने की बात कही है। उन्होंने यहां पर यह कहा है कि 15 फरवरी तक प्रबंधन को अल्टीमेटम दिया गया है। मांगे क्या है कि उनकी जो पहले तो वो कह रहे हैं कि हमारी अनदेखी की गई है, लेकिन उसके साथ ही यहां पर जो ड्राइवरों के प्रमोशन के लिए बनाई जाने वाली सीनियरिटी लिस्ट है उसको अभी तक जारी नहीं किया गया है। इसी वजह से वो यहां पर जो है वो बहुत गुस्सा है और आपको बता दें उन्होंने बोला है कि 15 फरवरी तक यहां पर वो लिस्ट बना दी जाए। अगर मांगे नहीं मानी गई तो 16 फरवरी को, ध्यान से सुन लीजिए, पूरे प्रदेश में गेट मीटिंग शुरू होगी। गेट मीटिंग से आपको ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है और 16 फरवरी के बाद 15 दिन का और अल्टीमेटम दिया जाएगा और इसके बाद भी अगर यानी कि इस महीने के अंत तक या मार्च के शुरुआत में, फरवरी के अंत या मार्च के शुरुआत में, तब भी अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो चक्का जाम करके पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किए जाएंगे। तो एचआरटीसी में अपनी सीनियरिटी लिस्ट पे प्रमोशन के लिए ये करना शुरू कर दिया है। आप सभी लोग जो यहां पर जुड़े हैं, आप सभी लोगों से इतना आग्रह रहेगा कि स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, बड़े बड़े ग्रुप्स में, 3-4 बड़े ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, लाइक का बटन लगातार दबाते रहे और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य रखें। इसके साथ अगर आप क्रिकेट के फैन हैं और टेस्ट क्रिकेट के फैन हैं और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाले टेस्ट मैच को देखना चाहते हैं तो 15 फरवरी से इसकी ऑनलाइन टिकटों की बिक्री शुरू हो जाएगी और 20 के बाद ऑफलाइन काउंटर यहां पर शुरू हो जाएगा।
जाएगा। धर्मशाला में होने वाले इस टेस्ट के बारे में आप लोगों को बता दें कि हमारे बीच में 1 से 5 मार्च तक इसका प्रस्तावित ये धर्मशाला स्टेडियम में होना है और इसके लिए टिकट आवंटन जो है 15 फरवरी से ऑनलाइन और 20 फरवरी से काउंटर के जो स्टेडियम के बाहर काउंटर है उस पर चलना शुरू कर देगा। स्टेडियम के बाहर ऑफलाइन टिकटों की बिक्री और ऑनलाइन टिकटों की बिक्री आप लोगों को जैसे हमने बताया, यहां पर बता दें कुल 9 पिचों में मध्य की 5 पिचों को अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए बनाया गया है और 5 पिचों के विकेट कैमरा लगाने की व्यवस्था की गई है और उसी के साथ ये मैच जो है वो 5 नंबर पिच को भारत ऑस्ट्रेलिया मैच के लिए तैयार किया जा रहा है। तो अगर क्रिकेट देखना चाहते हैं तो 15 तारीख को तैयार हो जाए, ऑनलाइन यहां पर आपको वो उसकी टिकट्स मिल जाएंगी। चंबा में 2 भाइयों का मकान यहां पर जलकर राख हुआ है, उसमें 13 कमरे थे, लेकिन हुआ यह है कि अब वो मुझे जो समझ आ रहा है कि गद्दी परिवेश से थे, इस वजह से वो वहां पर थे नहीं। सर्दियों के समय वो कांगड़ा की ओर निकल जाते हैं। मकान अकेला था लेकिन उसी के साथ साथ वहां पर किसी तरह आग लग गई और 13 कमरे वहां पर जल गए। बलविंदर कुमार और विनोद कुमार ये भाई है, इन दोनों के नाम है। और उसी के साथ साथ ये हुआ है होली पंचायत के झड़ोता गांव में, जहां पर 3 मंजिला 2 मकान और उनके साथ साथ ये 13 कमरे यहां पर पूरी तरह से आग ने ध्वस्त कर दिए। 4 बजे के करीब ये हुआ था और करीब गुरुवार शाम 4 बजे के करीब ये हुआ था और अग्निशमन विभाग को बुलाया गया। अग्निशमन विभाग आया, भी पाइप ही नहीं पहुंची क्योंकि पहाड़ी प्रदेश है और उसके बाद लोगों ने मिलकर बुझाया तो, लेकिन तब तक 13 कमरे जल गए। गनीमत ये रही कि कोई भी यहां पर इससे जो है प्रभावित नहीं हुआ। कारण उसका ये कि कोई भी वहां पर था नहीं। अगर कोई होता तो शायद यहां पर जान, ये जो माल का नुकसान है वो तो चलिए ठीक है, पर जान का भी नुकसान हो जाता। और उसी के साथ हिमाचल प्रदेश में 23 जनवरी तक मौसम खराब रहने के आसार है। मैदानी क्षेत्रों में ओलावृष्टि का अलर्ट यहां पर दिया गया है। 21 और 22 जनवरी को मौसम शुष्क यहां पर रह सकता है, लेकिन उसी के साथ साथ हमारे बीच में लगातार जो शीतलहर है उससे अपने आप को बचा के रखें। उससे ज्यादा तो अभी क्या कह सकते हैं। आप सभी लोग जो इस स्ट्रीम को देख रहे थे, आप सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। उसी के साथ अगर आपने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है तो लाइक का बटन लगातार दबाते रहें। मेरा नाम मुकुल देव वृक्षपति है, मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। देखते रहे लाइव टाइम्स टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।